इतिहास में कहानी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कहानी में इतिहास हो। और वो भरोसा इतिहास विषय में जितना पैदा हो पाया, उतना किसी अन्य विषय में उतना भरोसा उत्पन्न नहीं हो पाया। कम समय में अगर कोई छात्र इतिहास वैकल्पिक विषय बना ले, तो वो क्या करे कि उसकी तैयारी जल्दी हो जाए। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमको लगता है कि यार हमने तो इस मुद्दे पर ऐसे सोचा नहीं। कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा आप। हाँ। चाइना के दार्शनिक, वो कहते हैं कि जो इतिहास है असल में सत्य और असत्य को छांटने का सबसे शानदार यह एक टूल है। कोई ऐसा विद्यार्थी या टॉपर जो आपके जहन में है जिसने आपको भी कुछ सिखाया हो? ऐसे विद्यार्थी एक नहीं है, कई हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की पॉडकास्ट सीरीज द ऑप्शनल एडवांटेज में। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आसान तो नहीं है, लेकिन उसे आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसके लिए बहुत सारे सवाल सामने आते हैं, जैसे कि तैयारी कैसे की जाए, कब से की जाए, कब से शुरू कर दी जाए और कितनी की जाए। और इन्हीं सवालों के साथ एक सवाल ये भी आता है कि वैकल्पिक विषय कौन सा हो। आज हम इसी सवाल के जवाब को जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आज मेरे साथ हैं इतिहास विषय के शिक्षक डॉक्टर एसपी शाही सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर को लगभग 26 वर्षों का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का और लंबे समय से दृष्टि आईएएस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो सफल हो चुके हैं। और उन्हीं अनुभवों के साथ कि सर ने कैसे इतिहास को जीते हुए पढ़ाया है, हम सर से चर्चा करना चाहेंगे। तो सर, सवाल की शुरुआत मैं पहले सवाल के साथ करना चाहूँगा और सवाल ये है कि इतिहास है क्या और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस बात को किस तरह से समझना चाहिए? बाकी विषय की तरह इतिहास भी एक अच्छा विषय है और इस विषय में एक अच्छी बात ये होती है कि किसी बहुत ज़्यादा कठोरता की आवश्यकता नहीं है। ना ही कभी ऐसे सोचने की ज़रूरत है कि हमें बहुत विद्वान होने की आवश्यकता है। विद्वता की आवश्यकता पड़ती है, बीच बीच में कभी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तब। अन्यथा एक विषय का जो रूपरेखा है वो सहज है, सरल है और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अगर आप यूपीएससी में विचार बनाते हैं कि हमें इतिहास लेना चाहिए, तो इसे लेने के लिए बिल्कुल मन में हिचक न हो और बहुत आसानी से आप इस विषय को पढ़ करके जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे जो अपने अनुभव रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे बड़े ही सरल पद्धति से एक धैर्य की प्रक्रिया का पालन करके वो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। तो इन सभी बातों को मिलाने से मुझे लगता है कि विषय आसान है, इसको अपने लक्ष्य साधने में उपयोग किया जा सकता है और ये विषय ऐसा है जिसका दायरा ऐसे आप मान के चले कि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी इतिहास विषय एक ऐसा विषय है जो आपको समाज में जीने के लिए कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पर अपने अतीत को समझने के लिए ज़रूरी लगता है। तो वही ज़रूरी प्रक्रिया यूपीएससी पास करने में इतिहास का हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण विषय है ये। तो क्या हम इसे एक अतीत की कहानी की तरह देखें या इससे आगे भी कुछ समझें? हाँ, ये प्रश्न जब पढ़ाया जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि गार्जियन भी आ जाते हैं बच्चों के साथ मिलने के लिए। तो ये भ्रांतियाँ केवल विद्यार्थी तक नहीं हैं। आप इसे देखेंगे तो काफ़ी बड़े स्केल पर यह भ्रांति है कि कहानी के रूप में इतिहास को क्या माना जाए या न माना जाए। तो अतीत सदैव इतिहास हो और वो कहानी से हटके हो, ऐसा बड़ा कठोर या बड़े ही दबाव से नहीं कह सकते हम लोग। कहानियाँ तो होंगी, बट इतिहास में ऐसी कहानी को मान्यता देने से परहेज किया जाता है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध न हो। सपोज ऐसे मान लीजिए, अगर मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं कि कोई विद्यार्थी है। अब वो विद्यार्थी अगर इतिहास पढ़े और उसको केवल हम कहानियों के माध्यम से कोई बात समझाना चाहें, तो हमें कहानी तो बतानी है, बट उस कहानी की प्रामाणिकता के साथ उसे जोड़ते हुए चलना है। जैसे दादी कहानी सुनाती हैं तो कह सकती है कि एक राजकुमारी थी, उसके सोने के बाल थे, वो सुनने में ठीक लगेगा। इतिहास में कोई ये कह दे कि एक राजा की पत्नी फला नाम और वो बाल सोने के थे, तो ये बात
स्वीकार्य नहीं है। तो तथ्य का इतिहास और कहानी से बहुत गहरा नाता है, बट वो नाते को या उस संबंधों को अगर आप प्रामाणिकता से नहीं बताएंगे या उसके पीछे का जो तथ्य है और जो उसको स्पष्टता से व्यक्त किया गया है इतिहास में, उनको अगर आप साध करके नहीं चलेंगे तो फिर वो जो कहानी है आपकी इतिहास में, वो फिर कहानी इतिहास को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इतिहास में कहानी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कहानी में इतिहास हो। राइट सर, एक बात लेकिन इससे यहाँ भी ये भी आती है, जब हम इतिहास बात कर रहे हैं कि पिछले कई सालों के इतिहास में हम देखें यूपीएससी के इतिहास में, तो वहाँ पे ये दिखाई देता है कई सब्जेक्ट आए और गए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इतिहास अपनी जगह अच्छी मजबूती से बनाए हुए है। ऐसा क्यों? देखिए, इतिहास में जो समझ वाली बात है, जो मुझे लगता है, जो इतने लंबे कालखंड से मैंने जो जिया या पढ़ा या पढ़ाया, अभी भी पढ़ता ही हूँ, पढ़ाता तो हूँ ही, बट विषय के साथ जुड़ाव बने रहने के लिए आपका पढ़ना या उससे जुड़े रहना ज़रूरी होता है। तो पहली बात ये है कि इतिहास के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं और आपने नाम उनका कहीं न कहीं फिलॉसफी में भी आते हैं, तो कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा आप। हाँ। चाइना के दार्शनिक, और एक विचारधारा को लेकर के वो चले थे एक दौर में, तो उन्होंने भी इतिहास की व्याख्या की है। तो वो कहते हैं कि जो इतिहास है असल में सत्य और असत्य को छांटने का सबसे शानदार यह एक टूल है। समाज को जब भी फिल्ट्रेशन के लिए, अपने पद्धतियों के लिए या अपने भविष्य के निर्माण के लिए आगे जाना होगा, तो उसे बार बार अतीत को देखना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जो विविध धर्म, विविध भाषा और विविध प्रकार के परिवेशों से लोग निकल के आए हैं। यूपीएससी में एक मैंने जो स्थायित्व देखा, आपने जो शब्द प्रयोग किया बहुत शानदार शब्द था आपका, कि बाकी विषय ऊपर नीचे होते रहे बट वो अपनी जगह पर उसी तरह कायम है। उसके पीछे का मूल कारण यही है। इवन मैं आपको एक शब्द जोड़ दूं तो जीएस में उसके प्रभाव बहुत बढ़ गए। हाँ। अगर मैं थोड़े से विस्तार में चला जाऊं तो सामान्य अध्ययन में चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, आप देखेंगे कि उसमें उसने प्रभाव को बढ़ाया। कारण ये है कि समाज की जब तक समझ नहीं बनेगी और समाज के बारे में जब तक हम बहुत अच्छे से अपने अतीत को वर्तमान से नहीं कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक समाज अगर किसी तरह तैयार भी हो गया तो वो तैयार समाज क्या अपनी चुनौतियों का समाधान कर पा रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत वो समता नहीं पैदा होगी, बल्कि वो विषम स्थिति दिखाई देगी। तो यूपीएससी ने अपने इस इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम बनाया, वो पाठ्यक्रम की एक अच्छी खासियत ये रही कि उसने संबंधों को बना के रखा, एक कालखंड का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। तो ये जो एक बनावट है सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, वो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक जगह से बात शुरू करते हैं, बढ़ते बढ़ते आप पहुंच जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है इस विषय को, जो आपने कहा कि क्यों इसमें उतना उतार चढ़ाव नहीं आता है, तो आप देखेंगे प्रश्न भी लगभग वो फिक्स पैटर्न पर हैं। जैसे आप आए दिन सुनते होंगे किसी भी विषय में कि ऐसे क्वेश्चन आ गए, वैसे क्वेश्चन आ गए। इतिहास के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो पिछले हम लोग जब इस दुनिया में शुरू में जुड़े तो जो प्रश्न उस समय थे, अशोक का धम्म तब भी महत्वपूर्ण था और 25-26 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ अशोक के धम्म के संदर्भ को लेकर के महत्ता में कोई कमी नहीं आई है। हाँ। तो जो डिलीवर करने वाले टीचर हैं या शिक्षक के रूप में जो लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, वो बच्चों में एक भरोसा पैदा करते हैं और वो भरोसा इतिहास विषय में जितना पैदा हो पाया उतना किसी अन्य विषय में उतना भरोसा उत्पन्न नहीं हो पाया। इसका फायदा विद्यार्थियों ने खूब उठाया। मैं पहले भी मैंने एक बात कहा कि जो साधारण पृष्ठभूमि का बच्चा है, अगर आप उसको क्लास में भेजिए, किसी अन्य विषय में जाता है तो उसको घबराहट होने लगती है कि क्या क्या दुनिया है,
हिस्ट्री के क्लास में आने पर उसको लगता नहीं नहीं ये मेरा अपना है, ये मैं कर लूँगा, ये बातें हैं, ये हमारे लिखने की पद्धति होगी, ये कंटेंट है। और वो कंटेंट इतना व्यवस्थित है कि विद्यार्थी किसी भी पृष्ठभूमि से आके, मैं केवल साधारण पृष्ठभूमि का अर्थ ग्रामीण से नहीं कह रहा हूँ, अगर वो इंजीनियर भी हो, अगर वो डॉक्टर भी हो, वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसे लगता है कि इस विषय से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इसके स्थायित्व में केवल यही नहीं है कि विषय स्टेबल है, बल्कि बच्चों का जो लाभ है और बच्चों का जो लक्ष्य है, इसे इतना पूरा हुआ है कि वो बच्चे आज भी कहते हैं कि ये विषय नहीं होता तो हम नहीं होते। और मैं आपको एक रोचक बात बता दूं, बड़ा हास्यास्पद भी लगेगा आपको, कि ऐसे भी विद्यार्थी हैं मेरे जो सेलेक्ट हो गए। पिछले साल उनका एक बेटा आ गया कि सर, इसी दृष्टि की कहानी है, और कहा कि सर मेरे पापा आपके स्टूडेंट रहे हैं और ये उनके नोट्स हैं जो आपने पढ़ाया था, और सर मैं भी तैयारी करना चाहता हूँ और ये पापा से बात करिए। तो मुझे हंसी आई। हमने कहा कि वो नोट्स आज भी रेलेवेंट है जो नोट्स व्यक्ति 2002, 3, 4 में पढ़ के और वो व्यक्ति सेलेक्ट हो गया और आज उसका बेटा 20-21 साल का हो करके आज भी उस नोट्स को उपयोग में लाने की स्थिति में है। ये अलग बात है कि उस तरीके के प्रश्न अब नहीं आते, दौर बदला है, सिलेबस का पैटर्न बदला है, लेकिन ये बात तो तय है कि अकबर का बाप हुमायूं है तो है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो एक विषय की स्थिरता और बहुत ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं, लगभग नहीं के बराबर। तो जो बच्चों के मन में डर है, और ये चूंकि एक परीक्षा धैर्य की परीक्षा भी है, पता चला कि एक अटेम्प्ट में बच्चे ने प्री का एग्ज़ाम दिया, नहीं पास किया, अगले साल प्री पास किया, तो उसको ये पता है कि मेरा हिस्ट्री का जो नोट्स है इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर मैं इसको दोबारा रिवाइज कर लूँ, ठीक से मैं इसको तैयार कर लूँ एक बार और कमर कस के, तो मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और ऐसे मैंने रिजल्ट देखे हैं अपने ही संस्थान के। इतने सारे जो छात्र हैं, जो मैं जब उनसे बात होती है, मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर हमारा जो पीटी नहीं हुआ तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगले साल हमने जब मेंस दिया तो हमारी स्थिति पहले से बेहतर हो गई, हमने उसको और ठीक से पढ़ा। तो ये एक उनका फ़ायदा जो है इस विषय के तमाम तरह के दबावों से उनको मुक्त करता है, और यही कारण है कि ये विषय आज भी एवरग्रीन बना हुआ है। मतलब अगली बार अगर पढ़ना है तो वो एक रिवीजन की तरह पढ़ना, रिवीजन की तरह पढ़ना है। सर अभी आपने जो जवाब दिया उसमें आपने बताया कि अलग अलग पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी हैं वो ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कहीं पे शायद ये भी डाउट उनके मन में आ जाता है कि अगर हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हमारा बैकग्राउंड तो साइंस का था या कोई और था, तो समय बहुत सारा लग जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपके मत से थोड़ा सा मैं सहमत हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें जो भ्रांतियाँ हैं वो ज़्यादा शामिल हैं, और वही भ्रांति इकट्ठा होते होते थोड़े बड़े प्रश्न में परिवर्तित हो जाती है। पहली बात ये कि यूपीएससी में जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अगर वो बच्चा सपोज साइंस बैकग्राउंड का है, तो यूपीएससी में उन बच्चों ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के थे, या वो बच्चे हिस्ट्री की दुनिया से हैं और बहुत अच्छे हैं, तब तो वो फ़ायदे में आ गए। अदरवाइज साइंटिफिक टेम्परामेंट का अगर बच्चा है तो वो उन बातों को कम समय में कर लेता है, टू द पॉइंट कर लेता है, और प्रेजेंटेशन की जो उसकी पद्धति है, आप उसको जब बैठ करके देखेंगे तो वो इतना बेहतर परफॉर्मेंस है उस बच्चे का कि सामान्यतः वो दूसरे विषय में उतना बेहतर नहीं कर पाया। तो बच्चों का अलग बैकग्राउंड से आना, ये उनका इस विषय में अच्छा करने के लिए कोई डिमेरिट नहीं है, उल्टे ये उनका मेरिट है। मेरिट इसलिए है कि सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन का जो उसका अपना तरीका है और कंटेंट को जब वो उसमें एक तरह से अप्रोच में ले आता है, तो वो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातों को एग्जाम में प्रेजेंट करके अच्छे नंबर से वो सफल होते हैं। लेकिन सर इसमें वही एक बात और जोड़ता हूँ कि अगर कहते हैं कि इतिहास पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा या बहुत लंबा समय बिताना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो क्या सच में वो वर्थ रहेगा, या ज़्यादा समय लगता भी है या नहीं लगता? नहीं, ये कहना कि समय ज़्यादा लगता है, यूपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस को बहुत ऑर्गेनाइज वे में लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बढ़िया से लिखा, इतना बढ़िया से लिखा है कि जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, अगर वो अपना सिलेबस उठा के एक बार हिस्ट्री ऑप्शनल का देखेंगे तो वही शंकराचार्य का वेदांत, वही शंकराचार्य का अद्वैतवाद पूरे सिलेबस में 3 बार लिखा है।
ठीक। अब टीचर जब क्लास में जाते हैं तब वो समझाते हैं कि देखो एक ही चीज़ 3 बार है, हाँ अलग कंटेक्स्ट अलग अलग हैं उसके, बट अल्टीमेटली शंकराचार्य को तो शंकराचार्य के रूप में ही पढ़ेंगे आप, इस्तेमाल आप जिस फ्रेम में करिए। तो कई बार क्या है कि उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, यूपीएससी ने इस तरह से बना रखा है कि दिखने में बड़ा लगता है, बट एज सच उसकी जो पढ़ने की पद्धति है या क्वेश्चन छांटने के लिए जो आपका तरीका है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो वो विषय भी अन्य विषय की तरह सिलेबस के मामले में उतना बड़ा दिखाई नहीं देगा और आप आसानी से इसको उपयोग कर सकते हैं। और आप इसीलिए शायद एवरग्रीन भी है, ज़्यादा मात्रा में लोग सेलेक्ट होते हैं। तो शायद ये भी है कि सिलेबस अगर बड़ा है तो और डिटेलिंग मिल गई कि क्या पढ़ना है, क्या खास पढ़ना है, और छांटना आसान हो जाता है। तो सर एक सवाल, अब इसी से आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं लोग कि इतिहास तथ्यों का है, फैक्ट्स बहुत सारे याद कर लो तो आपका ऑप्शनल तैयार है। तो क्या सच में ऐसा है, फैक्ट्स वाली बात है या कुछ अलग? तथ्य तो लगभग सभी विषय में है। ये एक दोष है इतिहास पर। हुआ क्या कि इतिहास में सफलता का जो एक मजमा लग गया तो बहुत सारे विषय ने बम फेंकना शुरू कर दिया इतिहास पर कि नहीं नहीं यहाँ तथ्य है। कई बार तो मैं कुछ टीचर को सुनता हूँ तो ऐसे मतलब बयान आते जैसे कि वो अपने विषय के बारे में नहीं बल्कि इतिहास के बारे में उनकी व्याख्या अच्छी है। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो बच्चों को भ्रम हो जाता है कि तथ्य है और ये सारी चीज़ें। बट मैं इस चीज़ को बड़े साधारण तरीके से कह दूं कि तथ्य तो है, क्योंकि घटनाएं हैं तो तथ्य से है। बट यूपीएससी का जो नेचर रहा है उसमें वही तथ्य पूछे जाते हैं जिसका कोई रेलेवेंसी है। ये नहीं कि एक तरीका ये है कि हम जब इतिहास पढ़ें तो अशोक का शासन काल कब से कब तक है, बोर्ड पर एक बार टीचर लिख देता है कि भाई बच्चे के दिमाग में हो कि ये कब था, लेकिन पूरे यूपीएससी की तैयारी में उस डेट का कि कब से कब तक वो शासक था कहीं यूज नहीं है। ये जरूर पूछेगा कि अशोक के शासन में ऐसा क्या हुआ जो अशोक को महान बनाता है, ये जरूर पूछेगा। मध्यकालीन भारत में आप किसी करेक्टर को उठाइए, मोहम्मद बिन तुगलक उठा लीजिए, ठीक है वो शासक है 1325 से लेकर के 51 तक। अब ये एक बार स्टूडेंट ने सुन लिया, लगा कि हाँ चीज़ ठीक है, बट वो डेट पूरे एग्जाम में कभी आपको यूज करने के लिए नहीं आएगा। तो घटनाएं जैसे हाँ ठीक है प्लासी का युद्ध हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि 23 जून 1757 को हुआ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपको डेट से ज़्यादा आप उसके एनालिटिकल पार्ट पर जाइए कि प्लासी का युद्ध इंडिया में किस तरह से एक नए तरह के शासन, एक नए तरह की व्यवस्था, अंग्रेजी सत्ता को किस तरह से हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर देता है जो हिंदुस्तान को धीरे धीरे उनके नियंत्रण का एक वर्चस्व कायम करने के लिए सफल काल मान दिया, या कैसे वो इस स्थिति तक पहुंच गए। तो आप इस अप्रोच पर न जा करके आप ये सोचने लगे कि तारीख याद करो या ये याद करने लगे करेक्टर याद करो। ठीक है, कुछ ज़रूरी करेक्टर कुछ डेट हैं इसमें, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो मामला है वो इसमें विश्लेषण का है। इसलिए तथ्यों का बोझ अगर कहीं दिखता भी है तो एग्ज़ाम के दिन जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनकी उपयोगिता बहुत कम है, ज़्यादा उसके महत्व का, उपयोग का, विश्लेषण का, और उससे कोई क्या समझ विकसित होती है, इधर आप बढ़ पाए कि नहीं बढ़ पाए, ये यूपीएससी में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर ये चीज़ सच में मैंने भी ऑब्जर्व की है कि हम चूंकि एक ही दृष्टि की छत के नीचे हैं, तो आपके कई क्लासेस मैंने देखी, तो मैंने देखा आप थीम्स के अकॉर्डिंग और हिस्टोरिकल जो लिंक है वो आप क्रिएट करके समझा के बताते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें थी। तो पढ़ने का तरीका फिर ऐसा लगता है थोड़ा आसान हो गया है। तो ये अप्रोच क्या शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे टॉपिक में, हिस्ट्री में हम ले सकते हैं? हाँ, ये कुछ टॉपिक में आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, कहीं कहीं पर आकर के आपको एनालिटिकल जो बिहेवियर है आपका वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। जैसे मैं चला जाऊँ सिंधु घाटी सभ्यता जैसे टॉपिक में, अब वहाँ हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि हमें जो एविडेंस है हमारे पास और वो आर्कियोलॉजिकल हैं, सब पुरातात्विक हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमारा दायरा कुछ निर्देशों के आधार पर ही बात को समझाने का होता है। तो क्लास में उस समय बात स्पष्टता से कह दी जाती है कि जो नेचर इस टॉपिक का है वो नेचर वैदिक का नहीं होगा।
और जो नेचर एंशिएंट का होगा वो नेचर मध्यकालीन का नहीं होगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर एक बाउंड्री तय है कि अगर एक कांसे की नर्तकी है तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी का एक्सप्लेनेशन किस रूप में है, हम उसकी व्याख्या उसी पैटर्न पर कर सकते हैं जो इतिहास में स्थापित है। तो हर विषय में आप देखेंगे ऐसी कुछ मान्यताएं हर विषय में होती हैं, लेकिन हर चैप्टर में उतना फोकस करके कि नहीं नहीं जो कहा गया वही रटना है, ऐसा नहीं होता है। तो पहली चीज़ की मैं एकदम नहीं कहूँगा कि ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल दायरे से बाहर रह करके बात कर सकते हैं, फैक्ट का दबाव नहीं है या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं आपके, जैसे अगर हम लोग नेपोलियन की बात करें। अब नेपोलियन व्यक्तित्व की जब बात की जाती है और यूपीएससी के जब मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ तो ये क्वेश्चन मतलब यूपीएससी ने एकदम आसान शब्दों में कई बार पूछ लिया कि नेपोलियन का उत्थान का जो प्रश्न है, मान लीजिए मैं प्रश्न के शब्दावली पर न जाऊं, एक शब्द में कहा जाए तो नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ। अब नेपोलियन के उत्थान को पढ़ाने वाले टीचर को अगर ये नहीं पता है कि किसी भी व्यक्तित्व को बड़े आकार में जाने के लिए उसको बेसिक किन किन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, उस व्यक्ति में क्या ऐसा विशिष्ट होना चाहिए, वो क्या ऐसा योग्यता रखता है इसलिए वो महान बनता है, अगर आप उस जगह पर ये नहीं समझा पाए और आप नेपोलियन को बताए कि नेपोलियन फ्रांस में साधारण परिवार में जन्म लिया, फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, और आप उसके पूरे कुल खानदान का ब्यौरा दे दिए, पता चला कि आप कहीं हैं और यूपीएससी कहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक व्यक्तित्व जो है उसके तीन पहलू हैं। कई बार जो व्यक्ति जिस दौर में जन्म लेता है उस दौर के हिसाब से उसके जो टैलेंट है, जिसको हम योग्यता कहते हैं, वो इतनी विशिष्ट होती है कि अन्य लोगों से उसको वो योग्यता के स्तर पर विशिष्ट बना देती है। कई लोग योग्य हैं लेकिन वह योग्यता परिस्थितियों के अनुसार ढल नहीं पाई, तो नेपोलियन के लिए दूसरी परिस्थितियां फ्रांस की फेवरेबल हो गई, और दो होने के बाद भी कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, बशर्ते कि वह भविष्यमुखी योजनाओं के साथ अपने कार्य प्रणाली का निर्धारण न कर ले। नेपोलियन के पास ये तीनों है। अब जब नेपोलियन को आप तीन कैटेगरी में बांट देंगे तो फैक्ट, एनालिटिकल पार्ट, क्वेश्चन, ओवरऑल पूरा नेपोलियन आप देखेंगे जैसे लगेगा कि आपके सामने कोई स्टोरी चल रही, कोई कहानी चल रही है। और फिर आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने जैसे सोचा वैसे आया। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा उसको कंट्राडिक्टरी फॉर्म में ले जाएं। मान लीजिए बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी, आपको बहुत अच्छा कंघी बनाने आता है, लेकिन आपको कंघी उस दौर में बनाने आता है जब किसी के सिर पे बाल ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंघी बनाने की जो योग्यता है, ऐसे दौर में चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े योग्यता रखते हो, लेकिन आप उस दौर में अपनी योग्यता से अपनी उपलब्धियों को ऊंचाई तक लेके नहीं जा सकते। तो इतिहास में परिस्थितियों को और जो व्यक्तित्व है, जो उस दौर के ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, इनको मिला करके प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए तथ्य वहीं पर उपयोगी होते हैं जहां पर इन बातों को समझने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। और हम लोग जब इस तरह से बच्चों से मिल करके बात करते हैं तो बच्चे भी देखते हैं कि एक पेज में 4 फैक्ट 3 फैक्ट है और वो राइडिंग फैक्ट है जिससे कि बात पूरी हो जाती है। तो हमेशा छात्रों के मन में ये भ्रम डालना या ऐसा सोचना किसी विद्यार्थी का कि तथ्य ही इतिहास है, जो आपके प्रश्न का अंतिम निष्कर्ष निकालूं मैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। तथ्य हैं, बट वो तथ्य हैं जैसे कि मेरे जीवन का तथ्य है कि मेरा एक डेट ऑफ बर्थ है, मेरी एक क्वालिफिकेशन है, मेरा एक क्षेत्र से संबंध है, तो इसी प्रकार के कुछ तथ्यों का संदर्भ इतिहास में भी है। जैसे हमारी ज़िंदगी के मोड़ ये बताते हैं, इतिहास के मोड़ वो बताते हैं। हाँ बिल्कुल सर, इसी से एक बात और निकलती है कि हमने जैसे बात की कि इतिहास एक नाम के तौर पर देखें तो ये ऑलराउंडर लगता है कि प्रीलिम्स में भी जीएस में आएगा, मेंस में भी जीएस में आएगा, ऑप्शनल के तौर पर ये है ही। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है जीएस और एक ऑप्शनल के रूप में, और इसके साथ ही ये प्रीलिम्स और मेंस के जीएस में कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा? हाँ, ये आज के डेट में विद्यार्थियों को बहुत समझने की आवश्यकता है इसे, और मैं तो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ के बोलता हूँ कि ये आपके रणनीति का भी हिस्सा है। रणनीति का हिस्सा इसलिए है
कि जैसे इसी वर्ष का 2026 का जो प्रीलिम्स हुआ और उसमें इतिहास से 20-21 क्वेश्चन आए। आउट ऑफ 100 अगर 26 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट की तरफ गए, मैं मानता हूं कि हो सकता है अगले साल ये 17-18 हो जाए, ये हो सकता है, थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे होगा। लेकिन जिस तरह से मैं एक शब्दावली प्रयोग करता हूं कि जितने तैयारी करने वाले छात्र हैं, अगर वो हिस्ट्री सब्जेक्ट को जुड़ गए, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारा सब्जेक्ट ऑप्शनल है, तो उन्हें जीएस की तैयारी की जो एक बुनियादी अपेक्षा होती है कि हमारे इतने क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएं तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, तो मान लीजिए कि 45-46 क्वेश्चन, जबकि इतना रेंज होता नहीं है, बट फिर भी मैं क्लास में सेफ जोन के लिए 40-45 क्वेश्चन तक कह देता हूं। आप देखेंगे कि 1/3 क्वेश्चन, और ये 1/3 बाकी सेगमेंट से भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्योग्राफी से नहीं आएगा, पॉलिटी से नहीं आएगा, इकोनॉमी से नहीं आएगा, लेकिन यहां पर बच्चों में मैंने देखा एक सिक्योर स्टेटस होता है। अगर उसका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसको लगता है कि प्रीलिम्स में मेरी स्थिति बेहतर होगी। अगर उसका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसे लगता है कि जब फर्स्ट पेपर जीएस का मैं दूंगा, उसमें शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे आर्ट एंड कल्चर के, मॉडर्न के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो मैं वहां निश्चित तौर पर कुछ बेहतर करने की स्थिति में रहूंगा। अभी जो मैं देख पा रहा हूं कि जो क्वेश्चन की बनावट है, वो बहुत लोगों ने हल्ला किया कि क्वेश्चन बहुत टफ आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर की मैं भी क्लास ले रहा था, और क्लास में मैं जब गया, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या स्थिति आपकी है, तो बच्चों ने कहा कि सर लगभग सारे क्वेश्चन, चाहे वो मॉडर्न का हो, चाहे मिडिवल का हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर का हो, लगभग सारे क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे निकल रहे थे। यहाँ तक कि शब्दों को बच्चों ने बताया कि सर देखिए, आपने कहा कि अमरावती में जो कला है उसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, और इन्होंने बताया है कलात्मक रूप से सुंदरता के लिए पत्थरों का प्रयोग अलग है। उस तरह के शब्दावली का प्रयोग भी क्लास में हम लोगों ने किया। तो अर्थ मेरा ये है कि अगर क्वेश्चन डीप में भी जा रहा है तो बच्चा हिस्ट्री में संभाल लेता है, और ये एक तैयारी करने वाले छात्र को बड़ा सुविधाजनक लगता है कि मेरा सब्जेक्ट या ऑप्शनल ऐसा हो जो मेरे प्रीलिम्स में या मेरे जीएस में मदद कर सके। तो छात्र इतने कॉन्फिडेंस के बाद उसकी लड़ाई का या उसके थोड़ा यूपीएससी की तरफ बढ़ने का साहस जब बढ़ता है, तो उसे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। तो इस दृष्टि से मैं देखता हूँ कि रणनीतिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है अगर आपका सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है वो जीएस में ऐसे कठोर परिस्थिति में भी, जिसको लोगों ने माना कि क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हैं, उस दौर में भी अगर हिस्ट्री का छात्र बेहतर स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि ये रणनीतिक प्रक्रिया का एक और सफल अवस्था है जहाँ पर इसका लाभ मिला है छात्रों को। सर एक सवाल ये कि अगर 3-4 महीने हैं और 3-4 महीने में ये पूरा कवर करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो कैसे पढ़ा जाए, और थोड़ा नोट्स के लिए क्या ध्यान में रखा जाए, आंसर राइटिंग के लिए क्या ध्यान में रखा जाए? हाँ, ये आपका प्रश्न अच्छा है। मैं थोड़ा इस प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ कि अगर किसी छात्र को कम समय में, मंथ को थोड़ा सा हम लोग बाउंड्री से थोड़ा बाहर कर ले, कि कम समय में अगर कोई छात्र इतिहास वैकल्पिक विषय बना ले तो वो क्या करे कि उसकी तैयारी जल्दी हो जाए, ये मन में रहता है। और ऐसा नहीं कि हम लोग ये काम करते नहीं हैं, उसका तरीका ये होता है कि सपोज क्लास में हम लोग गए पढ़ाने के पर्पज से, और क्लास में जाने के बाद पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर देते हैं। बच्चे को एक बेसिक समझ दे दी गई कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि हम महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ा रहे हैं। अब हमें पता है कि महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ाते समय बच्चे के दिमाग में है कि रणजीत सिंह थोड़ा सा हमारे टॉपिक में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे हमें अकबर पता है, उसके पहले हुमायूं, शेरशाह सूरी पता है, उसके बाद फिर जहांगीर पता है, ये हमें पता है। सीधे महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचना एक एवरेज विद्यार्थी के लिए आसान नहीं होता। तो टीचर को जरूरी हो जाता है कि वो ऐसी कहानी क्रिएट करे कि वो विद्यार्थी रणजीत सिंह तक पहुंचे, क्योंकि उसे पता है कि रणजीत सिंह से पहले का पार्ट एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन जब तक वो रणजीत सिंह तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वो रणजीत सिंह को न पढ़ पाएगा न लिख पाएगा। मतलब रोचकता की प्रासंगिकता भी बनी रहे। दूसरी बात, रणजीत सिंह पर क्वेश्चन कैसा आएगा,
एक फ्रेमिंग क्लास में हो गई। फिर हमने देखा कि समय कम है, तो जो जरूरी पार्ट है, जो बहुत टफ लग रहा है बच्चे को कि उसकी भाषा में या उसके लैंग्वेज में या उसके ब्रेन में नहीं बैठेगा, तो उतना हम लोग लिखवा देते हैं। जहां लगता है कि जैसे मान लीजिए रणजीत सिंह को बताना है तो व्यक्तित्व बता दिया, प्रशासनिक योग्यता बता दी, कूटनीतिक क्षमता बता दी, उनके सैनिक नेतृत्व को बता दिया, उनके उत्तराधिकार के मामले में जो कमजोरी है उसको बता दिया, अंग्रेजी सत्ता के साथ उनकी लड़ाई, अमृतसर की संधि। अब बच्चे को लगा कि व्यक्तित्व तो हमको याद हो गया, कूटनीतिक क्षमता वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, टीचर ने उसको बढ़िया से लिखवा दिया। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो छात्र और टीचर और संस्थान, ये तीनों का जो कम्बो तैयार होता है वो यूपीएससी में उसकी सफलता को 100% सिक्योर कर देता है। एक सही अप्रोच। हाँ, और विद्यार्थी यही चाहता है। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि ऑप्शनल हिस्ट्री को लेकर के बहुत लोग चाहते हैं कि ठीक ठाक स्कोर कर लें, 300 प्लस चले जाएं, लेकिन आमतौर पर कभी कभी ये भी होता है कि नहीं ले पाते हैं नंबर उतने। तो क्या वजह उसकी हो सकती है कि नंबर ज़्यादा नहीं आ पाते हैं? हाँ, ये आपका प्रश्न एक है इस तरीके का, और सामान्यतः छात्र एकाक अटेम्प्ट में इस बात को पहले रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। जब मेंस देते हैं कई बार हम लोग कहते हैं, बट छात्र को लगता है कि हम लिख लेंगे, हो जाएगा। जब वो मेंस देते हैं और फिर जब अंक आते हैं तब पता चलता है कि हम जितना नंबर चाहते थे उतना अंक नहीं आया। तो जब अंक नहीं आया तो उसको लगता है कि सर हमने जो लिखा उसमें कहाँ कमी रह गई। तो मोटे अक्षरों में ये मैं कहता हूँ कि जो आपका आंसर है, जो आपका राइटिंग है या आपका जो एक्सप्रेशन है, एग्जैक्टली उसमें होना क्या चाहिए। यूपीएससी चाहता क्या है किसी यूपीएससी के एस्पिरेंट से? क्या वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाने वाला है? नहीं। क्या वो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का चीफ बनाएगा? नहीं। क्या वो भारत सरकार का मंत्री बनाएगा? नहीं। क्या वो आपको किसी बिजनेसमैन के प्रक्रिया को हैंडल करने के लिए दायित्व देगा? नहीं। वो चाहता क्या है? वो चाहता है संवेदनशीलता। और यूपीएससी को पता है कि समाज का जो संचालन है वो अनुशासन से होना है। हमें विद्यार्थी के राइटिंग में वो डिसिप्लिन देखना है। अब सब्जेक्ट का डिसिप्लिन क्या होता है ये विद्यार्थी को नहीं पता। विद्यार्थी को क्या लगता है, सर ने बताया 1556 में अकबर शासक बना और 1605 तक 50 साल सत्ता चलाई, दीन इलाही हो गया, इबादत खाना हो गया, मजहरनामा हो गया, अकबर ने लगभग 12 से 15 प्रांतों पर हुकूमत चलाई, आदि आदि बातें बच्चों के दिमाग में हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्वेश्चन में डिमांड है कि अकबर जिस दौर में सत्ता चलाया उस दौर में जिस तरीके की चुनौतियां हैं उसको समाधान करने के लिए अकबर की नीतियां किस तरह से उसके शासन को महत्वपूर्ण या प्रभावी बनाती हैं। अब हमें यह तय करना होगा कि हम अकबर के उस कौन से पॉइंट्स हैं जिसको प्रेजेंट करने से हमें ये लगेगा कि अकबर की प्रभाविता इतिहास में और खास करके यूपीएससी की नज़र में ये बनती है। तो ये विद्यार्थी अगर कनेक्ट नहीं कर पाया तो उसकी जानकारी और प्रश्न की मांग का अंतर दिखता है। ये पहली बात हो गई। दूसरा जो विद्यार्थियों की समस्या है, कई बार जो थॉट डेवलप कर लेते हैं, कई बार वो कम्युनल माइंडसेट में आ जाते हैं, वो कई बार सोशल मीडिया का प्रभाव है, अकबर को अपने हिसाब से भी समझ लिया, थोड़ा कुछ और भी बना लिया, तो उनके मस्तिष्क में कई कंट्राडिक्शंस जो क्रिएट होते हैं, वो कंट्राडिक्शन का नतीजा ये होता है जो बड़े इतिहासकार हैं जिनका एक्सप्लेनेशन वो पढ़ा लेकिन वो आंसर में अप्रोच में नहीं ला पाया। तो जो विद्वान इतिहासकार हैं, जो बड़े इतिहासकार हैं, अगर उनकी कोई स्टेटमेंट है या कोई बात है, अगर कोई बात अगर कहा है, इरफान हबीब ने कहा, यदुनाथ सरकार ने कहा, तो क्या ये जो लोग कहते हैं उन बातों की समझ वहाँ तक पहुँची? तो थोड़ा सा उसको कनेक्ट करें। तो सामाजिक व्यवस्था को चलाने के नाम पे विद्यार्थी का विषय से और प्रश्न की मांग से तीनों को कनेक्ट करने की अगर क्षमता आ जाए तो वो देखेंगे आपकी अपनी प्रस्तुति को यूपीएससी में जो वो चाहता है वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकता है। मेरे विद्यार्थी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मतलब ऐसे नंबर हासिल किए जो मुझे कभी नहीं लगता था कि ये विद्यार्थी कर सकता है।
उसकी खासियत ये थी कि टीचर ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उसने अपने ठीक ढंग से कर लिया। एक दो कोई बेसिक बुक थी उसको उठाया, टीचर ने समझाया, टीचर ने जो लिखवाया उसको मिलाया और अपनी बात को कह दिया। तो पहली चीज़ है कि विषय के स्टैंडर्ड से कभी डाउन नहीं आना है, एक शर्त हो गई बड़ी जो मैं अभी समझा रहा था। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो उस आंसर का फ्लो क्या है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके राइटिंग में ये अप्रोच या तो वो पहले से डेवलप नहीं करते हैं या वो डेवलप करने के बेसिक्स को समझ नहीं पाते। तो अगर आपका थोड़ा फ्लो ठीक है, फैक्चुअल कोई गलती नहीं है, थोड़ा आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं जिसको हिजा बोलते हैं हम लोग वो नहीं है, फिर कंक्लूड करने की क्षमता बेहतर हो और थोड़ा सा जो आप ग्राफिक्स है या और सारी चीज़ें हैं, अगर इन सब को आप मिलाने की क्षमता रखते हैं और थोड़े अपने प्रश्न में इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ थोड़ा सा भविष्यमुखी हैं, अगर मतलब यूपीएससी को भरोसा हो जाए कि ये वो व्यक्ति है जिसके आंसर में यूपीएससी के एग्ज़ाम को पास करने के बाद ये बैलेंस ब्रेन से सभी चीज़ों को समाहित करके अपने दायित्व को निभा सकता है, यूपीएससी को लगता है इससे शानदार कोई उत्तर नहीं हो सकता। मतलब एक संतुलित दृष्टिकोण है तो काम भी संतुलित ही होगा। संतुलित ही होगा। सर, आपके पढ़ाने के तरीके में मैप्स, टाइमलाइन, फ्लो चार्ट ये भी बहुत आप यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा एक अच्छे नंबर के लिए कैसे मिल सकता है? हाँ, ये बेसिकली जो उत्तर लिखते हैं विद्यार्थी, कई बार ऐसे होते हैं जो भाषागत रूप से अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं लिख पाते। तो मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये प्रयास करिए कि अगर लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है तो उन्हीं बातों को फ्लो चार्ट से या थोड़े ऐसे मैप है, अब सपोज़ आपको दिखाना है अशोक का धम, तो अगर आपको पता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ अशोक के धम के उल्लेख मिले हैं तो आप आसानी से मैप में उसको दर्शाते हुए और फिर विचारों को लिख सकते हैं। इससे आपके उत्तर और बेहतर हो जाते हैं। तो टाइमलाइन का यूज़ करना या हो सके तो कहीं कहीं आप अपने फ्लो चार्ट को अच्छे से कर लीजिए, थोड़े बुलेट्स यूज़ कर लीजिए पॉइंट्स में। तो ये तरीका एग्जामिनर को कम टाइम में आपकी समस्त बातों को जानने में सहायता करती है और उससे वो आपके बारे में एक अच्छी राय बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो सर, अगर मान लीजिए कि अभी के हिसाब से जितना समय अगली बार के प्रीलिम्स के लिए है, या मोटा मोटा अंदाज़ा भी रखें कि मान लीजिए 8-10 महीने है किसी के पास अगली बार का एग्ज़ाम देने के लिए, और उस बीच में क्या यह संभव है कि वह अपनी ऑप्शनल की तैयारी कर ले पूरी तरह से और जीएस भी उधर से पूरा तैयार कर ले? हाँ, थोड़ा सा विद्यार्थी को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सपोज जैसे एक क्लास तो ऑप्शनल की हो गई और हमारे दृष्टि संस्थान में सुविधा भी है कि अगर विद्यार्थी के पास समय हो तो फिर वो 2 ही क्लास करे, एक ऑप्शनल मन करे तो ले, अन्यथा वो चाहे तो एक भी क्लास करते करते, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 इयर्स प्लस में हैं, 2 साल से ज़्यादा टाइम है उनके पास, तो आराम से अपना करते हैं। बट अगर उसके पास अगले साल का मीन्स 2027 का टारगेट अगर है तो उस बच्चे को चाहिए कि वो एक ऑप्शनल, चूँकि ऑप्शनल पे थोड़ा सा क्वालिटी ज़्यादा है, थोड़ा वो समय भी मांगता है, प्रेजेंटेशन का भी मामला है, तो वहाँ वो समय दे, प्लस ये प्रयास करें कि वो प्रीलिम्स का जो सारा डायमेंशन है, कहाँ कहाँ से पीटी के क्वेश्चन अच्छे हैं, उन सब्जेक्ट्स की क्लास को प्रायोरिटी पर रख ले। जैसे आपको पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी में है, पॉलिटी में, इकॉनमी में है, थोड़ा आईआर को या थोड़ा सोशल जस्टिस वगैरह का जो चैप्टर है या वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे सेगमेंट में है, इन सब को थोड़ा टरकाया जा सकता है बाद में। तो इस तरह से रणनीति बना ले तो अगले साल तक वो 60% तक मेंस, 100% तक पीटी और इस दौरान में ऑप्शनल और पूरा यूपीएससी का अप्रोच कि पीटी निकल जाएगा तो जो टाइम हमको मिलेगा उसमें हमारा जो अस्मिता कार्यक्रम है इसमें वो अगर एक बार मेहनत कर देंगे तो सफलता मिल जाएगी। इसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर के मैं तो बल्कि निवेदन करूंगा छात्रों से कि जो ये सोच के बैठे हैं कि टाइम हमारे पास उतना नहीं है, कम टाइम है तो हम जाएं तो क्या होगा, तो ऐसे छात्रों पे हम लोग अतिरिक्त मेहनत करते हैं और ऐसे छात्र आते भी हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिनके घर की स्थितियाँ कई बार आए और घर में कोई घटना घट गई, अब वो घर के लोगों की तरफ से है कि नहीं नहीं हम इतना समय नहीं दे सकते, तो हम लोग खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आप परमिशन लेके मैनेजमेंट से 3 क्लास आप कर सकते हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी रहे जिन्होंने
3 क्लास कंटिन्यूटी से किया भी और लगातार वो अपने क्वालिटी को इन्हांस भी करते रहे। और ऐसे भी एग्जाम्पल है अपने संस्थान के कि उन बच्चों ने पीटी निकाला, मेंस दिया, इंटरव्यू तक पहुँचे और फिर वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड भी रहे। तो कर सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सर, अभी तक बहुत चीज़ें इतिहास को लेकर तो हमने क्लियर कर ही ली हैं, तो फिर भी मान लीजिए कि अभी कोई डाउट में हो कोई विद्यार्थी और आप उससे कहना चाह रहे हो कि ये वजह है कि आप ये इतिहास ले सकते हो, या फिर क्या वो पॉइंट हो सकते हैं जिसमें आप कह दो कि अगर ऐसा है तो फिर इतिहास ना लो, वो क्या होंगे? हाँ, पहली चीज़ मैं ये देखता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट में, ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है क्योंकि इस तरह के प्रश्नों से रोज़ ही हम टकराते हैं। विद्यार्थी कई बार ऑप्शनल कुछ रखते हैं, फिर आते हैं कि सर यहाँ मन नहीं लगा, वहाँ मन नहीं लगा। संस्थान के बाहर के भी बच्चे आते हैं। तो बहुत स्पष्टता से मैं कहता हूँ कि अगर आपका बहुत ज़्यादा जो होने वाले चेंजेस हैं, अगर आप उसको कनेक्ट करके किसी आंसर को फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री में आना चाहिए। बहुत सारे छात्र हैं जो एक फ्रेम में ही चलते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ा बहुत कहेंगे ये चेंज कर लो, ये बदल दो, ये डाल दो, वो हटा दो, तो वो घबराने लगते हैं। और मैंने देखा कि वो छात्र 2-4-6 महीने डिस्टर्ब होकर घूमे भी, फिर बाद में उनको लगा कि यार एक ऐसा सब्जेक्ट भी है हिस्ट्री जो एक बार सर पढ़ाएंगे, एक ही बार रट रटा के हम एग्ज़ाम दे देंगे। मैं उन विद्यार्थियों को मना करता हूँ। ये तो हो गए वो जो कहता हूँ कि आप आइए और पढ़िए। अगर आपका बहुत ज़्यादा दाएं बाएं जाने की स्थिति नहीं बन पा रही है और आपका मन लगता है कहानियों में, आपका मन लगता है कि जो मुमताज़ महल थी वो कौन थी, या अर्बनाइजेशन कैसे होता है, या जो इंडिया के शासक रहे उनके शासन करने में क्या रहा, तो बच्चों का एक नेचर होता है। तो वो नेचर अगर मिसमैच होता है दूसरे विषय में, हम बोल देते हैं कि 2 दिन 3 दिन का आप क्लास करके देखिए, और बच्चे बड़े उत्साह से विषय लेकर, और मैंने देखा वो बच्चे सेलेक्ट भी हुए। उन विद्यार्थियों को हमेशा मैं मना करता हूँ जिन विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ब्रेन होता है, वो बिल्कुल पास्ट को कनेक्ट नहीं करना चाहते। बच्चे आते हैं आंसर लिखने के लिए, मैं देखता हूँ लैंग्वेज उनकी, तो मैं क्लियर कट कहता हूँ कि देखो आप जिस लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, इसे जीएस में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इस लाइन लेंथ से आपका जीएस का आंसर अच्छा रहेगा, लेकिन हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा बेहतर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो पैटर्न है आपका उससे अगर आप दूसरे विषय में जाएंगे तो शानदार कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा सा लड़का बहुत बढ़िया आंसर लिखता था, पिछले साल की बात है, वो इतना बढ़िया आंसर लिखता था कि हिस्ट्री गायब हो जाती थी, और उसका लिटरेचर इतना शानदार कि मतलब मन करता था पढ़ने का। तो लास्ट मैंने कहा देखो यार, आप बहुत बढ़िया हिंदी लिटरेचर में आप करेंगे, ठीक है। और वो आया और वो मथुरा से पेड़ा लेकर के आया। कहा सर सर की क्लास मतलब मज़ा आ रहा है हमको। तो अब वो शिफ्ट हो गया, अब वो शानदार पढ़ाई कर रहा है और अपना परफॉर्मेंस, तो रोज़ बच्चे मिलते हैं फिर खुश रहते हैं। ऐसे ही बच्चे और विषय के भी हैं जहाँ उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं। कोई बच्चा बैकग्राउंड में ही है, किसी के घर के अंदर ऐसा परिवेश है जहाँ पर उनको बड़ा प्रोग्रेसिव सपोर्ट मिला है, तो ऐसे बच्चे सब्जेक्ट चेंज करके वो बेहतर कर लेते हैं। और हमारे दृष्टि संस्थान में बच्चों को ये मतलब एक बहुत बड़ी लिबर्टी है कि वो बच्चा क्लास करके और 3 दिन 4 दिन या और भी रिक्वेस्ट करता है, परिस्थितियों को समझ के हम लोग उन बच्चों को हेल्प करते हैं कि नहीं, अगर आपको लगता है इस विषय में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसमें जाइए, और वहाँ जा करके बच्चा आके धन्यवाद देता है कि नहीं नहीं सर, आपको थैंक यू सो मच, आपने इतनी हेल्प कर दी और हम इसको बेहतर कर लेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। सर, कई विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं और ये हमारे बीच में बातें भी रहती हैं कि डॉक्टर एसपी शाही सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है उनसे क्लास लेके। तो आखिर ऐसा क्या है? ज्ञान तो आप नो डाउट दे ही रहे हैं उनको, लेकिन उसमें ऐसा क्या है कि लगातार पूरी क्लास में लंबी क्लास चलती है तो उसमें ऊर्जा बनी हुई है, रुचि बनी हुई है और उसके साथ पढ़ाई भी हो रही है? हाँ, ये है कि दृष्टि में 3 क्लास 4 क्लास मेरी रहती है, क्योंकि एक क्लास ऑप्शनल का ही है, और फिर मतलब दृष्टि का जो कार्यप्रणाली है और बच्चों का इतना भरोसा है कि टीचर यहाँ नो डाउट बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन
आपने ऐसा प्रश्न किया है कि इस तरह के प्रश्नों से हम लोग बचते हैं। प्रयास ये होता है कि कोई विद्यार्थी जो क्लास में आया है, वो विद्यार्थी ऑलरेडी बहुत सारे तनाव में है। उसको रहने की समस्या है, खाने की समस्या है, कई बार घर की भी समस्याएं होती हैं उसकी, कई बार पर्सनल उतनी हैबिट नहीं है कि 2.5 घंटा वो क्लास कर सके। तो जो कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है, ये सोच के किया जाता है कि अगर ये बच्चा लिस्ट ब्रेन यूज कर रहा होगा क्लास में, तो भी यह बच्चा मैक्सिमम कंटेंट गेन करे। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान होनी ही होनी चाहिए। अगर बच्चा स्माइल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो बच्चे प्रसन्न रहें, बढ़िया से समझें, बढ़िया से लिखें। कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ किसी कारण से अगर बच्चा नहीं स्माइल कर पा रहा है तो हम लोग उससे पूछ लेते हैं, तो अपनी समस्या वो थोड़ा सा डिस्कस करता है, फिर लाइट होता है, फिर क्लास चलने लगती है। और वो बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तब वो आकर के बताते हैं कि सर मैं शुरू के 10 दिन जब क्लास कर रहा था तो इतना स्ट्रेस था, लेकिन आपकी क्लास चलती थी, लगता था नहीं नहीं मैं कर लूँगा, और आपके चेहरे पे एनर्जी दिखती थी तो मुझे लगता है यार ये तो खड़े होकर बोल रहे हैं और मैं तो बैठा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वही बच्चा दूसरे क्लास में जब भेंट होता था तो उसको लगता था ये टीचर अभी भी एनर्जी में है, यार मैं दूसरे क्लास में थक गया। तो ये भी एक रिमार्क आता है बच्चों की तरफ से। तो कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी तो दृष्टि संस्थान के जितने टीचर हैं सभी एक्सेलेंट हैं, सबका अपना एक ऑरा है, सभी लोग प्रभाव से पढ़ाते हैं, और यही कारण है कि दृष्टि में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं, और बच्चे उस प्रभाव से, इम्प्रेशन से ही तैयारी करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इस समूह का काम है, किसी एक का नहीं। और मेरा तो जो भी आप लोगों ने देखा है वो आपका अपना व्यू है, बट ये है कि अपने प्रयास के तरफ में ये रहता है कि कोई कमी ना रह जाए। सर, इतने लंबे समय से आप पढ़ा रहे हैं, कई विद्यार्थी सफल हुए होंगे, तो कोई ऐसा विद्यार्थी या टॉपर जो आपके जहन में है जिसने आपको भी कुछ सिखाया हो? हाँ, ऐसे ऐसे विद्यार्थी एक नहीं है, कई हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि मैं पढ़ा रहा था, अभी वो हैं अच्छे पोस्ट पे हैं, तो नाम लूँगा तो बात सीधे कनेक्ट हो जाएगी, तो नाम तो नहीं लूँगा अभी। तो उन्होंने आंसर लिखा कोई, तो मैंने जांच दिया और मैंने कहा कि नहीं नहीं आपका आंसर ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं सर ये आंसर ठीक नहीं है। हमने कहा क्यों ठीक नहीं है, आपको क्या लगा इसमें? तो उन्होंने कहा कि सर मैंने इसको ना बड़े हाफ हार्टेड होके लिखा है। तो मैंने कहा कि आपने अगर हाफ हार्टेड होके लिखा है और आप ऐसा लिख सकते हैं, तो इस लिखने से मुझे ये लग रहा है कि फ्यूचर में आप बहुत बेहतर लिखेंगे। उन्होंने कहा कि सर अगर मैं यही आंसर यहाँ बैठ के लिखूँ तो? हमने कहा लिख के दिखाइए। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि वही आंसर आप लिखे वही मैं भी लिख रहा हूँ बैठ के। तो मैं भी वहीं बैठ के लिखने लगा। हमने कहा चेयर आपके उधर है, वही क्वेश्चन का चेयर मेरे पास है, मैं बैठ के लिखने लगा। हम दोनों लोगों ने आंसर सामने रख दिया। ये बात 2006 के आसपास की है, रख दिया मैंने। तो मैंने देखा कि उस बच्चे की जो शब्दावली थी और उस बच्चे का जो इम्प्रेशन था, कई ऐसी लाइनें भी थी जो लाइन को देख करके मुझे लगा कि वो बच्चा अपनी बात कहने में कई लाइन्स में वो मुझसे ज़्यादा इफेक्टिव था। ये सिखाने वाली बात थी। जबकि उस बच्चे ने जो लिखा और मैंने जो लिखा, उस बच्चे में पढ़ाते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैं भी तो हर साल कुछ सीखता ही रहता हूँ, बट उस बच्चे को मैंने देखा कि उसकी जो राइटिंग एबिलिटी है, उसका जो एक बात कहने का ढंग है वो इतना शानदार है। फिर मैं भी उससे बैठता था, मैं उससे कहता था कि बताओ भैया इसको कैसे लिखेंगे? तो कहता था नहीं नहीं सर अच्छा लिखा। हमने कहा नहीं नहीं। तो कई बार उस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा किसी क्वेश्चन का, फिर मैं लिखता था। तो ऐसे मैं करके चीज़ों को मैंने अपना शानदार किया। तो उस बच्चे ने काफ़ी मदद की हमारी। शायद सर दुनिया में एकमात्र यही जगह होगी जहाँ पे टीचर को बड़ा अच्छा लगता है जब उसका शिष्य उससे आगे बढ़ के कुछ ये देखिए शिक्षक का मुझे लगता है 2-3 तो कम से कम एक्सेप्टेबल जो आप बात कह सकते हैं कि चीज़ होनी चाहिए। पहली बात ये है कि शिक्षक कभी भी किसी छात्र का शत्रु न बने। छात्र शत्रु हो सकता है क्योंकि वो आपसे मैच नहीं करेगा, हो सकता है वो आपसे किसी मत पर आकर के आपके विचार से सहमत ना हो सकता है आपके तरीके से सहमत ना हो, ये स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन इन सारी बातों के होने के बाद भी कभी भी किसी भी शिक्षक को किसी विद्यार्थी के विरोध में
या उसके खिलाफ जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये पहली शर्त है। मैंने देखा है कई ऐसे मेरे छात्र रहे शुरू में, एक तो मेरी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी ऐसी कम एज से पढ़ाना शुरू किया था, तो कई छात्र तो गेट खोलते थे, देखते थे, बोले यार इनसे पढ़ना, फिर बाहर के लोग कहते थे जाओ बैठो पहले, फिर बाद में आते थे बच्चे, सर सॉरी सर देखा तो ऐसा लगा। तो किसी बच्चे का कोई व्यंग हो या कोई बात हो, उसको टीचर पॉजिटिवली ले। और बाद में मैंने देखा जिन बच्चों को आप पॉजिटिवली लेते हैं वो बच्चे बाद में इस बात को समझते हैं कि टीचर होकर के अगर इनके पास ये एक्सेप्टेंस की क्षमता है तो हमें तो और बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और वो बच्चे बाद में बहुत प्रिय शिष्यों में शामिल हो जाते हैं। वो कहते भी हैं कि सर हम तो सर बहुत पसंद नहीं करते थे आपको, लेकिन मैं देखता था कि मैंने कुछ बोल दिया तभी आप अवॉइड करके अपने काम में लगे रहते थे। धीरे धीरे लगा नहीं यार, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, इनको क्यों हम इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं। तो एक तो ये शिक्षक का धर्म है। दूसरा जो सबसे बड़ा धर्म होता है कि शिक्षक से अगर कोई बच्चा प्रश्न करे तो दो ही स्थिति होती है, या तो जवाब आएगा या तो नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शिक्षक जबरन एक तरह से भाषा प्रयोग मैं करूं तो उसको सप्रेस करना कहते हैं, दबाने का प्रयास मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि छात्र के तरफ से कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमको लगता है कि यार हमने तो इस मुद्दे पर ऐसे सोचा नहीं। तो अगर आप उस छात्र के उस मुद्दे को आप कनेक्ट करते रहे तो आपको खुद भी उन विषय पर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पढ़ने का अवसर मिलता है। तो बच्चों को प्रश्न के आधार पर यह मत सोचिए कि वो आपका अपमान कर रहा है, और कर भी रहा तो उसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे निकल गए तो आपके छात्र बहुत ऊंचाई तक जाएंगे और आपका तो ऊंचाई तय है। तीसरा जो सबसे खतरनाक बात होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है, ये ऐसा होना चाहिए कि हम उस बच्चे का केयर कर रहे हैं। हम जब ये मान लेंगे कि हम उसके मार्गदर्शक हो गए तो आप उसकी भविष्य का बहुत अच्छा निर्धारण करने में योगदान नहीं दे पाएंगे। आप उसका केयर कर रहे हैं। केयर का मतलब क्या है, और इस बात का ध्यान रख के केयर करना है कि उस बच्चे ने आप पर भरोसा किया है। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सी बात समझाई जाए। जैसे कई बार क्लास में बच्चे कुछ बोलते हैं, उस समय में उसको रिप्लाई नहीं करता, सुन लेता हूं कि बच्चे ने ये बात कहा है। जब क्लास चलती रहेगी तब टॉपिक के बीच में आएगा मामला, वहां मैं रोकता हूं। और मुझे पता है बच्चे सुनने के लिए बेचैन हैं, एकदम बेचैन हैं। उनको लग रहा है कि सर टॉपिक आगे बढ़ाएं, और मैं क्या कर रहा हूं, उस बच्चे के उस दोस्त पे 2 मिनट चर्चा करके, ताकि उसको रियलाइज हो कि यहां उससे गलती हुई है। वो बच्चा समझ जाता है कि सर ने बात कहा है। तो ये जो एक पैटर्न होता है शिक्षक का, अगर ये 3 क्वालिटी हो जाए, शिक्षक अच्छा पढ़ाए प्लस ये 3 साथ में हो, तो बच्चों के भविष्य को बेहतर करना आसान हो जाता है। तो सर चर्चा समाप्ति की ओर है, एक रैपिड फायर कर लेते हैं हम। मेरे सवाल होंगे और आपके कुछ छोटे से जवाब होंगे। पहला सवाल है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत, किसका इतिहास? आधुनिक इतिहास ज़्यादा प्रिय है और ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। कोई एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जिसे आप खुद देखना चाहेंगे? मैं समाज सुधार की दृष्टि से कहूँ तो राजा राम मोहन राय के पृष्ठभूमि और उनके व्यवहार और उनकी सोच को समझने के लिए मुझे लगता है कि एक बार उस परिस्थिति को समझना चाहता हूँ मैं, या उसको मैं देखना चाहता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल का सबसे बड़ा मिथ क्या होगा? हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सबसे बड़ा मिथ है कि सिलेबस बड़ा है, जबकि ये सत्य नहीं है। और इसमें तथ्य हैं, फैक्चुअल दबाव है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। तो ये 2 मिथ है जो कि सही में कहा जाए तो भारी मिथ है ये। अगर कोई विद्यार्थी आपसे पूछे कि हिस्ट्री ऑप्शनल मैं लूँ या ना लूँ, तो उसके पहले आप कौन सा सवाल उससे करेंगे? मैं उससे यही पूछता हूँ कि आपको कहानियों में, आपको अतीत में अगर कोई ले जाए तो उससे कुछ सीखने का आपका मन करता है? तो अगर विद्यार्थी कहता कि हाँ सर हम अतीत से कुछ सीखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आप इतिहास ले सकते हैं। इतिहास का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है? सामान्यतः विद्यार्थियों की नज़र में हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग तो खैर मानते ही हैं, लेकिन विद्यार्थियों की नज़र में जो पाषाण काल है प्राचीन भारत का, या जो उप सिंधु संस्कृतियाँ रही हैं, या जो इस तरह के जो थोड़े से बिखरे हुए चैप्टर्स हैं, उनको समेटने में विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। इतिहास के अगर कोई ऐसे व्यक्तित्व हो जिसे आप आज पॉडकास्ट में बुलाना चाहें और उसके साथ सवाल जवाब करना चाहें, तो किसे बुलाएंगे? निश्चित रूप से महात्मा गांधी।
हिस्ट्री ऑप्शनल की सबसे बड़ी ताकत? हिस्ट्री ऑप्शनल की सबसे बड़ी ताकत है कि आपको एक बार इसे तैयार करना है और वो आपको ऐसे तैयार कर लेना है कि इसमें आप दोबारा किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर के मेंस देते समय आप पूरी तरह से अन्य विषय की तुलना में कंफर्टेबल होंगे और प्रभावी होंगे। पढ़ाने का सबसे फेवरेट टॉपिक? पढ़ाने में सबसे ज़्यादा फेवरेट निश्चित रूप से आधुनिक भारत पसंद आता है, क्योंकि बच्चे सीधे कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट को लगता है सब कैरेक्टर अपने आसपास घूम रहे हैं, तो इस तरह से है। हिस्ट्री ऑप्शनल को एक शब्द में आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? हिस्ट्री समाज का विज्ञान है। तो सर, ये चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और उम्मीद है कि विद्यार्थियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद है कि यह चर्चा आपके बड़े काम आने वाली है। अगर आप इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।